हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर प्रकाश और प्रकाश से उत्पन्न होने वाली घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हमने प्रकाश से संबंधित 4 घटनाओं के बारे में बात कर चुके हैं। नंबर 1 पहले अपवर्तन किया, फिर परावर्तन किया और उसके बाद में हमने व्यतिकरण कर लिया और 4th नंबर पे हमने विवर्तन भी किया। विवर्तन क्या है, विवर्तन कितने टाइप का होता है, फिर एकल स्लिट का पुराना पर विवर्तन कर लिया। अब इसी ऑर्डर में हम प्रकाश से उत्पन्न होने वाली जो लास्ट घटना के बारे में बात करना चाहते हैं इस 12th क्लास में, तो वो है हमारा ध्रुवण। ध्रुवण भी एक प्रकाश से उत्पन्न होने वाली घटना है, तो हम समझेंगे ध्रुवण क्या है, ठीक है, और ध्रुवण की मुख्य कंडीशंस क्या है या ध्रुवण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, और ध्रुवण किस प्रकार से किया जा सकता है या प्रकाश का ध्रुवण किन किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। तो हम पहले बात करेंगे सर ध्रुवण क्या है, ध्रुवण की आवश्यकता क्या है। तो ध्रुवण को समझने से पहले अगर हम समझेंगे ध्रुवण टॉपिक को आप समझना चाह रहे हैं, प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्या क्यों पड़ी, दूसरा ध्रुवण किन किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझना होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझना होगा। तो देखो सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं सर वो है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करना चाह रहे हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, हम चैप्टर के शुरू में दे चुके हैं कि ऐसी तरंग जो कि निर्वात और माध्यम दोनों में संचरित होती हो, ऐसी तरंग जो कि निर्वात तथा माध्यम दोनों में संचरित हो, जो निर्वात में भी संचरित हो सकती है प्लस माध्यम में भी संचरित हो। सर ऐसी तरंग जो कि निर्वात और माध्यम दोनों में संचरित हो सकती है सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। और ऐसी तरंग जो केवल माध्यम में संचरित हो, ठीक है, निर्वात में संचरित नहीं हो, तो सर उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसकी बात करें, प्रकाश तरंग की बात करें, तो देखो प्रकाश तरंग की अगर आप बात करेंगे तो प्रकाश तरंग में क्या है, देखिए कि सर सूर्य से आने वाला प्रकाश सर हमारी अर्थ तक आता है, पृथ्वी तक आता है, तो आप कुछ किलोमीटर तो माध्यम है, मीडियम है, और उसके बाद में क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है। तो देखो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें पहले किसमें चल रही है, निर्वात में चल रही है, फिर किसमें चल रही है, माध्यम में चल रही है। तो जो प्रकाश किरण है या जो प्रकाश है तो वो निर्वात में भी चलता है और माध्यम में भी चलता है। और ऐसी तरंगे या ऐसी किरणें जो निर्वात और माध्यम दोनों में संचरित हो तो उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर बात करें हम प्रकाश तरंग की, तो प्रकाश तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। पर अगर हम ध्वनि तरंगों की बात करेंगे तो देखो ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना किसी माध्यम के ध्वनि तरंगों का संचरण संभव नहीं होता है, ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं कि निर्वात में ध्वनि तरंगें संचरित होगी तो पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी कोई भी 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो हम सर वो एक दूसरे को सुन पाते हैं, ठीक है। रीजन वही है कि हमारे बीच में, ठीक है, अभी अपन क्लास ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स, ठीक है, टीचर की बात सुनते हैं, फैकल्टी स्टूडेंट्स की बात सुनती है, उसका रीजन वही है कि हमारे बीच में क्या है, माध्यम है, एयर माध्यम है। तो जो मैंने बोला वो आपने सुना, आपने बोला वो मैंने सुन लिया, ठीक है। पर अगर हम क्लासरूम को अगर निर्वातित कर दें, वैक्यूम कर दें, तो फिर हम आपस में कन्वर्सेशन जो करते हैं वो सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ध्वनि तरंगों संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में उसका संचरण संभव नहीं होता है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। पर ऐसी तरंग जो निर्वात और माध्यम दोनों में चले वो कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश तरंग की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अलावा भी बहुत सारी हम बोल सकते हैं, रेडियो तरंगे हैं, पराबैंगनी तरंगे हैं, ठीक है, आवर्तक तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, ये सब के सब ऐसे तरंगे हैं जो कि निर्वात और माध्यम दोनों में संचरित होती है, और इसी कारण को क्या बोला गया, विद्युत चुंबकीय तरंग बोला गया, ठीक है। तो ऐसी तरंग जो कि निर्वात और माध्यम दोनों में संचरित हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। निर्वात में इसका वेग क्या होता है, अधिकतम होता है, और माध्यम में इसका वेग क्या होता है, कम हो जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम देखो इस टाइप का होता है। अगर हम डायग्राम बनाए इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इस तरह का डायग्राम होगा ये। सर इसमें एक 3 मुख्य घटक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, 3 मुख्य घटक होते हैं। नंबर 1 एक तो होता है
विद्युत घटक, विद्युत घटक होता है, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल ई। और सा सेकंड होता है चुंबकीय घटक। एक क्या होता है? चुंबकीय घटक होता है, डिनोटेड बाय बी, ठीक है। विद्युत घटक बोल दो, चुंबकीय घटक बोल दो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बोलिए। और जो तीसरा पार्ट होता है सर वो होता है तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन मुख्य पार्ट होते हैं सर। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, और थर्ड होता है सर तरंग संचरण की दिशा, ठीक है। तो सपोज करो सर एक दिशा में तरंग संचरण है, एक दिशा में क्या है? तरंग संचरण है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें विद्युत घटक और चुंबकीय घटक आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपस में क्या होंगे? लंबवत होते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखो कि सर ये दोनों आपस में लंबवत होते हैं, लेकिन साथ में तरंग संचरण के भी क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या कहा? ऐसे तरंग जो निर्वात और माध्यम दोनों में संचरित हो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, और एक होता है तरंग संचरण की दिशा। अब इसमें हमने क्या बताया? सर ये जो दोनों कंपोनेंट आपके विद्युत घटक और जो चुंबकीय घटक है सर ये दोनों आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज करो सर तरंग संचरण कौन सी दिशा में? सर ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है, ओके, ये ओरिजिन। तो सर तरंग सपोज करो एक दिशा में संचरित हो रही है, तो सर तरंग संचरण एक दिशा में होगी। तो सर आप बताओ मैग्नेट और इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है सर वो कौन से डायरेक्शन में होंगे? तो सर अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों तरंग संचरण के लंबवत होंगे, ठीक है। तो तरंग संचरण किधर है? एक दिशा में। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या है सर? इसके लंबवत होंगे। तो सर अगर तरंग संचरण के लंबवत होना है तो सर उनको वाई दिशा में होना पड़ेगा। जैसे हमने कहा सर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किधर गया? वाई दिशा में, ठीक है। तो सर वाई एक्स के क्या है? लंबवत है, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट संचरण के लंबवत हो गया। तो दूसरा फिर मैग्नेटिक कंपोनेंट कहां पे आएगा? क्या सर हम मैग्नेटिक कंपोनेंट इधर ले सकते हैं? ठीक है, तो देखो अगर अपन इधर लेंगे तो सपोज ये तरंग संचरण के तो लंबवत हो गया, दोनों तरंग संचरण के तो लंबवत हो गए, पर दोनों एक कंडीशन और भी है कि दोनों तरंग संचरण के लंबवत होते हैं और दोनों आपस में भी क्या होंगे? लंबवत होंगे। तो देखो यहाँ दोनों संचरण के लंबवत हैं पर दोनों आपस में लंबवत नहीं, दोनों एक ही दिशा में आ गए। इसलिए मैग्नेटिक को आपको किधर लेकर आना पड़ेगा? जेड दिशा में लेकर आना पड़ेगा। किधर लेकर आना पड़ेगा? जेड दिशा में लेकर आना पड़ेगा। तो अब देखो आप इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों संचरण के क्या है? लंबवत, संचरण की दिशा के लंबवत है, और दोनों आपस में भी क्या है? लंबवत है। तो सेटिस्फाइड हुआ कि सर संचरण में तीनों दिशाओं में संचरण हो रहा है। एक दिशा में तरंग संचरण है, वाई दिशा में इलेक्ट्रिकल घटक है, जेड दिशा में क्या है? मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो तरंग है सर वो तीनों दिशाओं में संचरित होती है, तीनों दिशाओं में इसका संचरण माना जाता है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो देखो ये एक दिशा मैंने क्या लिया? तरंग संचरण लिया। अब इसमें कौन बच रहा है? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कौन बच रहा है? तो एक्स दिशा में कौन आ गया? संचरण। तो वाई और जेड दिशा में कौन आएगा? सर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट आएगा। तो देखो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। सपोज करो सर ये हमने बनाया इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये कौन है आपके? सर ये है विद्युत घटक। कौन आपका? विद्युत घटक है, ओके। ई सर कौन सी दिशा में? वाई दिशा में। उसमें मैग्नेटिक कहां होगा? सर इसके लंबवत जेड दिशा में। तो देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत लेना है। तो सर ये मैग्नेटिक कंपोनेंट हो जाएगा इस दिशा। ये आपका क्या है सर? मैग्नेटिक कंपोनेंट है। और ये दोनों आपस में क्या है सर? 90 डिग्री पर। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। और दोनों संचरण के भी क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो तीन दोनों तरंग संचरण की दिशा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों आपस में भी लंबवत है और दोनों संचरण की भी क्या है? लंबवत है। ऐसे ही डायग्राम वापस से और कंटिन्यू कर सकते हैं और बना सकते हो ऐसे ही करके, ठीक है। संचरण को आगे फॉरवर्ड दोनों में बोला जाता है। एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन, दूसरी बार बैकवर्ड डायरेक्शन।
ये कौन है इलेक्ट्रिकल और ये कौन है मैग्नेटिक। फिर वापस से सर फिर से बना दीजिए आप ऐसे ही, वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की दिशा में बनाना है, फिर से आप इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्ट्रक्चर। विद्युत चुंबकीय तरंग का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि ऐसी तरंग जो कि निर्वात और माध्यम दोनों में संचरित हो, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। इसके मुख्य 3 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और तीसरा है तरंग संचरण की दिशा। तो क्या बताया सर, विद्युत और चुंबकीय घटक दोनों संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं और दोनों आपस में भी क्या होते हैं लंबवत होते हैं, दोनों आपस में भी क्या होते हैं लंबवत होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखना कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है सर, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। बताया था मैंने कि माध्यम के कण के कंपन के आधार पे, माध्यम के कण के कंपन के आधार पे तरंगों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। एक क्या होता है सर, अनुदैर्ध्य होता है सर। तो सर अनुदैर्ध्य में क्या होता है सर, अनुदैर्ध्य में तो क्या होता है कि माध्यम का जो कण है सर वो संचरण की दिशा में ही कंपन करता है। ठीक है, और अनुप्रस्थ में क्या होता है कि सर माध्यम का जो कण है सर वो संचरण के लंबवत कंपन करता है। तो आप देखो यहाँ जो कंपन है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक जो कंपन है सर वो क्या है, संचरण किधर है, एक दिशा में, और कंपन कहाँ हो रहे हैं, वाई और जेड दिशा में। तो यहाँ कंपन संचरण की क्या है, लंबवत है, इसलिए ये कौन सी तरंग हुई, अनुप्रस्थ। तो ध्यान रखना कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, चाहे वो प्रकाश तरंग हो, चाहे वो रेडियो तरंगे हो, चाहे वो पैरामैग्नेटिक तरंगे हो, सबके सब अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है और यहाँ कंपोनेंट तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब हमें क्या बताना है कि सर ध्रुवण क्या है और ध्रुवण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ध्रुवण क्या है और ध्रुवण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक्चुअल में ध्रुवण की अगर हम डेफिनेशन बोले, किसकी बात कर रहे हैं सर, ध्रुवण की बात कर रहे हैं। सर ध्रुवण किसे कहेंगे आप, तो देखो अगर हम ध्रुवण की बात करें, सर ध्रुवण कौन है सर, ध्रुवण तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की प्रक्रिया। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, तो उसी का नाम क्या है, ध्रुवण। मतलब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है, या अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। तो सर ध्रुवण को अगर हमें समझना है तो पहले समझो सर अध्रुवित प्रकाश किसे कहेंगे आप, ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, और फिर अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित कैसे करेंगे या ध्रुवण कैसे करेंगे। तो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं पहले, अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं सर, अध्रुवित प्रकाश की बात कर रहे हैं हम लोग। और सेकंड किसकी बात करेंगे, सेकंड हम लेंगे ध्रुवित प्रकाश। सेकंड हम क्या लेंगे, ध्रुवित प्रकाश लेंगे। नंबर 1 तो कौन है, अध्रुवित प्रकाश। नंबर 2 कौन है, ध्रुवित प्रकाश। सर अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, तो देखो अगर हम डेफिनेशन बोले ध्रुवित प्रकाश की तो सिंपली बोले तो ऐसे बोले कि ऐसा प्रकाश जो हर संभव दिशा में गतिशील हो, हर संभव दिशा में गति करे। ठीक है, वो प्रकाश होता है अध्रुवित, सॉरी वो क्या होगा, मतलब ऐसा प्रकाश, ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगे या ऐसे प्रकाश तरंगे जो कि हर संभव दिशा में गतिशील हो, एक दिशा में गति कर रही है, वाई में भी गतिशील हो, जेड दिशा में भी गतिशील हो, मतलब हर संभव, 3 दिशाएं संभव होती है, एक्स वाई जेड। तो अगर हर संभव दिशा में गतिशील हो, हर दिशा में प्रकाश संचरण हो रहा है, तो सर ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो संचरण किधर हो रहा है, एक दिशा में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहाँ है, वाई दिशा में, मैग्नेटिक कंपोनेंट कहाँ है, जेड दिशा में। तो क्या तीनों दिशाओं में संचरण हो रहा है, तो ये प्रकाश ही एक्चुअल में क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अर्थात ऐसा प्रकाश जो कि हर संभव दिशा में गतिशील हो। हर संभव दिशा का मतलब क्या हुआ, तो इसका अगर हम निरूपण करें तो ऐसे करेंगे, तो ये हर संभव दिशा में गति करेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। ठीक है, मतलब हर दिशा में मूव कर रहा है, हर दिशा में प्रकाश जा रहा है, तो वो प्रकाश क्या हुआ, अध्रुवित प्रकाश हुआ। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन और बोले सर, दूसरी परिभाषा क्या है सेकंड डेफिनेशन की, तो देखो अध्रुवित प्रकाश किसे कह रहे हैं, जहां ऐसा प्रकाश जो हर संभव दिशा में गतिशील हो, हर संभव दिशा में गति करे, वो कौन है, अध्रुवित है। या इसकी सेकंड डेफिनेशन आप देखो क्या है, सर ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक कौन कौन है, सर
दो हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और सर एक आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है, दो घटक है सर। तो ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, देखो तरंग संचरण किधर हो रहा है सर, ये बताया था आपने इस तरह से भी, ये x, ये y, ये z। तो इधर तो तरंग संचरण था, ये कौन है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और सर ये कौन है मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो देखो तरंग ऐसे, इसके जो प्रकाश होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश घटक होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। आप देखो कहां पर है सर, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, ये है आपका x तरंग संचरण की दिशा, और इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल कौन सा है सर, yz तल। ये देखो ये कौन है आपका सर, yz तल है। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक किस तल में उपस्थित है, yz तल में। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक, जिसके विद्युत घटक कौन, विद्युत और चुंबकीय क्या हो सर, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में। तो संचरण किधर है, एक दिशा में, तो लंबवत तल कौन हुआ, yz तल में। तो कंपन कहां होने चाहिए, yz तल में कंपन होने चाहिए। तो ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में हर संभव दिशा में कंपन करें, हर संभव दिशा में क्या करें, कंपन करें, ऐसा प्रकाश क्या कहलाएगा, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या कहा, सिंपल तो आपने कह दिया, ऐसा प्रकाश जो हर संभव दिशा में गति करे वो कौन है, अध्रुवित। बाकी परफेक्टली डेफिनेशन ये है क्या कि सर ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक तरंग संचरण की दिशा के, एक्शन संचरण दिशा के लंबवत तल में, तो yz तल में हर संभव दिशा में गति करे। मतलब सर हर संभव दिशा कौन सी होगी सर, संचरण की लंबवत, एक तो सर y दिशा होती है, एक z दिशा होती है। मतलब y में भी कंपन करे और z में भी कंपन हो, कंपन y में भी है और z में भी हो, तो हो गया हर संभव दिशा में कंपन हो। लेकिन अगर सपोज करो y में कंपन है लेकिन z में कंपन नहीं, z में कंपन है लेकिन y में कंपन नहीं, तो वहां बोलेंगे किसी दिशा विशेष में कंपन हो रहा है। और अगर हर दिशा में कंपन है, मतलब संचरण किधर है, एक दिशा में, और कंपन कहाँ है सर, yz तल में, तो y दिशा में भी कंपन है और z दिशा में कंपन, तो हम बोलेंगे कि वहां कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हर संभव दिशा में है। तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में हर संभव दिशा में गतिशील, हर संभव दिशा में गतिशील हो, अर्थात y दिशा में भी कंपन हो रहे हैं और z में भी कंपन हो रहे हैं, तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है सर, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो देखो, और सर ध्रुवित प्रकाश किसे कहेंगे, ध्रुवित प्रकाश किसे कहेंगे, तो वहां हम कहते हैं कि ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी दिशा विशेष में ही कंपन हो। हर संभव होता है कि y में भी कंपन हो, z दोनों में कंपन होने चाहिए, तो वो हर संभव दिशा में कंपन हो, वो ऐसा प्रकाश क्या होगा, अध्रुवित। लेकिन कंपन कैसा हो सर, हर संभव दिशा में नहीं हो, y में हो लेकिन z में नहीं होना चाहिए, z में हो लेकिन y में नहीं हो, तो किसी दिशा विशेष में ही हो, जैसे y में है z में नहीं, z में है y में नहीं। इसका मतलब क्या, किसी दिशा विशेष में ही कंपन हो रहा है, तो फिर क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश। क्या होगा, ध्रुवित। अगर हर संभव दिशा, दोनों दिशाओं में जा रहा है, y और z दोनों दिशाओं में कंपन हो रहा है, दोनों दिशाओं में प्रकाश जा रहा है, तो वो अध्रुवित हो गया। और अगर दोनों दिशाओं में नहीं जा रहा, किसी एक दिशा में जा रहा है, y में जा रहा है लेकिन z में नहीं है, z में जा रहा है लेकिन y में नहीं है, तो ऐसा प्रकाश क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश। तो सिंपल से डेफिनेशन है, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में अगर कंपन हर संभव दिशा में है तो अध्रुवित, किसी दिशा विशेष में तो ध्रुवित। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। तो देखो अध्रुवित का निरूपण अगर हम करें तो एक निरूपण तो ये हो जाता है, ये है अध्रुवित प्रकाश को निरूपित करने का तरीका। जब भी ये डायग्राम बना है तो आप कह देंगे कि प्रकाश कैसा है, अध्रुवित है। दूसरा डायग्राम क्या होगा, देखो दूसरा डायग्राम ये होगा कि सर ये है आपका एक दिशा में तरंग संचरण। अब अध्रुवित में कौन है सर, तरंग संचरण के लंबवत तल में हर संभव दिशा में कंपन होता है, मतलब y दिशा में कंपन होगा और z में भी कंपन होगा, अर्थात विद्युत घटक भी होगा, चुंबकीय घटक भी होगा। तो देखो आप y घटक भी दिखाइए कि सर ये y दिशा में कंपन हो रहा है, तो ये कौन हुआ, इलेक्ट्रिकल विद्युत कंपोनेंट। ठीक है, ये तो आपका विद्युत घटक हो गए, ये आपका विद्युत घटक हो गया। साथ में सर z क्या है सर, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो सर वो z दिशा में, तो यहाँ पे ये डॉट किसको दिखा रहा है, z दिशा को। तो आप देखो यहाँ पे तीनों चीजें दिख रही है। एक दिशा में क्या है, तरंग संचरण, y दिशा में कौन है,
विद्युत कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। और सर जेड में कौन कंपन कर रहा है सर, बोर्ड के अंदर भाग कौन है, मैग्नेटिक कंपन। तो आप देखो हर समरूप दिशा में कंपन हो रहा है, वाई में भी कंपन हो रहा है और जेड में भी कंपन हो रहा है। और जहां वाई और जेड या हर समरूप दिशा में कंपन हो तो वो क्या कहलाता है, अध्रुवित। तो ये है सर अध्रुवित प्रकाश का निरूपण। लेकिन अगर हम ध्रुवित प्रकाश का निरूपण करेंगे तो देखो ध्रुवित प्रकाश में क्या होगा सर, तरंग संचरण तो होगा, लेकिन कंपन जो होंगे वो सब किसी एक दिशा में ही होने चाहिए, किसी दिशा विशेष में ही होते हैं। या तो वाई वाई में होंगे, जेड में नहीं होने चाहिए, या फिर जेड में होने चाहिए, वाई में नहीं होने चाहिए। तो देखो इसमें क्या होगा कि अगर हमने वाई कंपोनेंट ले लिए हैं तो फिर जेड कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। तो ये लो हमने क्या ले लिया, वाई कंपोनेंट ले लिया, तो जेड या डिस्प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई जरूरी है कि वाई कंपोनेंट ही हो, सर वाई में कंपन है जेड में नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है जेड में कंपन हो वाई में नहीं हो। तो फिर दूसरा ऐसा होगा, तो ये लीजिए आपका क्या है सर, यहाँ देखो हमने किसमें दिखाया, केवल जेड दिशा में कंपन है, किसमें नहीं है, वाई में कंपन नहीं है, ठीक है। तो ये भी कौन है, ध्रुवित, और ये भी कौन है, ध्रुवित, क्योंकि यहाँ कंपन किसी दिशा विशेष में ही है। वाई में है तो जेड में नहीं है, जेड में है तो वाई में नहीं, किसी एक ही दिशा में है, जबकि यहाँ दोनों में है। और जहाँ दोनों में हो, हर संभव दिशा में हो, वो अध्रुवित। और जहाँ दिशा विशेष में प्रकाश कंपन कर रहा है, प्रकाश संचरित हो रहा है, तो वो ध्रुवित, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्या समझाया सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी तरंग जो कि निर्वात और माध्यम दोनों में संचरित हो, सर विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। सर इसके 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट और तरंग संचरण की दिशा, और दोनों आपस में लंबवत होते हैं, दोनों संचरण की भी लंबवत होती है। फिर क्या बताया सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है सर, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। और क्या बताया सर, यहाँ बताया कि यहाँ जो कंपन है सर वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में होते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों तो कहाँ है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, ठीक है। तो कंपन क्या कहाँ पे है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में है। अब ये कंपन अगर हर संभव दिशा में है तो अध्रुवित प्रकाश, किसी दिशा विशेष में कंपन है तो अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो अध्रुवित प्रकाश कौन है सर, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में हर संभव दिशा में कंपित हो, तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और किसी दिशा विशेष में कंपित हो, किसी दिशा विशेष में कंपित हो तो ऐसा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ओके, तो अध्रुवित तो कौन, जो हर दिशा में गति करे वो अध्रुवित, और जो किसी दिशा विशेष में गति करे वो कौन है, ध्रुवित, ठीक है। और सर ध्रुवण कौन है, तो सर ध्रुवण हमने कहा कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करना या रूपांतरित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है, ठीक है। पर क्वेश्चन ये तो समझ में आया ध्रुवण क्या है, अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो पर क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित क्यों करना चाह रहे हैं, हमें ऐसे क्या प्रॉब्लम है कि हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करना चाहते हैं। तो वही हमारी ध्रुवण की आवश्यकता, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है सर, ध्रुवण की आवश्यकता। ध्रुवण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ध्रुवण की आवश्यकता क्यों है, ध्रुवण की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्रुवण की आवश्यकता, तो ध्रुवण की आवश्यकता क्यों है, हमने कहा ध्रुवण कौन है, अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट करना। मतलब जो प्रकाश हर संभव दिशा में जा रहा था उसको किसी दिशा विशेष में ही हमने भेज दिया। यहाँ तो वाई में भी प्रकाश है, जेड में भी है, मतलब हर दिशा में प्रकाश जा रहा है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे क्या किया सर, इसको कुछ सीमित कर दिया। यहाँ हमने कहा वाई में जाओ, जेड में नहीं जा सकते, यहाँ हमने कहा जेड में जाना है, वाई में नहीं जा सकते, मतलब हमने प्रकाश को किसी दिशा विशेष में सीमित कर दिया। तो यही कौन आपका ध्रुवण है, ठीक है। अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट करना ध्रुवण कहलाता है, ठीक है। तो ध्रुवण कर क्यों रहे हैं, तो उसका मूल कारण क्या है कि जब भी अध्रुवित प्रकाश हमारी आंखों के सामने गिरता है, जब भी अध्रुवित प्रकाश क्या करता है, हमारी आंखों के सामने गिरता है, तो क्या होगा सर, हमारी आंखों के सामने एक चकाचौंध डेवलप हो जाती है, हमारी आंखों के सामने एक चकाचौंध डेवलप होती है और हमें सामने कुछ भी नजर नहीं आता। जब भी अध्रुवित प्रकाश, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं सपोज करो, ठीक है, हम भी गाड़ी चला रहे हैं और सामने से एक गाड़ी और आ गई जहां हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, और उसकी हेडलाइट का प्रकाश जब हमारी आंखों पे गिरता है, जब हमारी आंखों पर गिरता है तो सर हमारे सामने, आंखों के सामने एक चकाचौंध डेवलप हो जाती, हमें सामने कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता है। तो उस केस में जब हमें सामने कुछ नजर ही नहीं आएगा, तो देखो आपको रोड नजर नहीं आएगी, तो अब सामने कोई गहरा खड्डा है या कोई गाड़ी पार्क हो रखी है साइड में, तो उसको आप नहीं देख पाओगे और आपके एक्सीडेंट होने की संभावना होगी, आपके एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। तो मुझे इससे बचना है,
मुझे इससे बचना। हम चाहते हैं कि जब भी प्रकाश हमारे आंखों के सामने गिरे तो सर हमारे आंखों के सामने कोई चकाचौंध डेवलप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आंखों के जब भी एजुअल प्रकाश हमारे आंखों पे गिरता है, ठीक है, रोड की ही बात नहीं है, बहुत सारे केसेस है, जब भी एजुअल प्रकाश आपकी आंखों पर गिरेगा तो आपकी आंखों के सामने चक्का, जैसे आप सूर्य को भी देखने का प्रयास करें, सूर्य से जो सनलाइट आ रही है उसको भी आप देखें, तो आप देखो हम उसको भी नहीं देख पाएंगे। जैसे सनलाइट की तरफ आप करते हैं, ठीक है, तो जैसे आंखें आप सनलाइट की तरफ करते हैं तो सूर्य से आने वाला प्रकाश कैसा है, अध्रुवित है, तो हमारी आंखों के सामने क्या डेवलप करेगा सर, चकाचौंध डेवलप करेगा, जिससे हमें सामने कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ये मुख्य बात होती है किसकी, अध्रुव प्रकाश की, कि जब भी अध्रुव प्रकाश हमारे आंखों पर गिरता है तो हमारी आंखों के सामने चकाचौंध उत्पन्न कर देता है, जिससे हमें सामने कुछ भी नजर नहीं आता, जिससे हमें असुविधाएं होती। तो मुझे इस चीज से बचना है। हम चाहते हैं कि प्रकाश हमारी आंखों के सामने कोई चकाचौंध डेवलप नहीं करे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, उसको ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि यदि हम प्रकाश को ध्रुवित में कन्वर्ट कर देते हैं, यदि अध्रुव प्रकाश को आप ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित कर देते हो, तो ध्रुवित प्रकाश जब हमारी आंखों पर गिरेगा, ध्रुवित प्रकाश जब हमारी आंखों पर गिरेगा तो हमारी आंखों के सामने कोई चकाचौंध उत्पन्न नहीं करता, कोई चकाचौंध डेवलप नहीं करेगा, जिससे हमें सामने सब कुछ साफ साफ नजर आता है, साफ साफ हम देख सकते हैं। और यही कारण है कि हम अध्रुवित को ध्रुवित में रूपांतरित करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रोड पर जब सामने से कोई बस या गाड़ी, ठीक है, ट्रक सामने से आ जाता है तो उसकी हेडलाइट का प्रकाश जब हमारी आंखों के ऊपर गिरता है, सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर की आंखों पे गिरेगा, तो सर उसको सामने आंखों के सामने चकाचौंध डेवलप हो जाएगी, उसको रोड पर सामने कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो उस स्थिति में सर सामने कोई गहरा खड्डा है या कोई दूसरा वाहन आ रहा है तो उसको टकरा सकता है, गिर सकता है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। क्यों? क्योंकि सर उसके आंखों के सामने चकाचौंध डेवलप हुई, कारण कि हेडलाइट से आने वाला प्रकाश क्या है, अध्रुवित है। तो मुझे इससे बचना है सर। हम चाहते हैं कि जो आने वाला प्रकाश है वो अध्रुवित नहीं, वो कैसा होना चाहिए, ध्रुवित हो जाना चाहिए। प्रकाश कैसा हो, ध्रुवित हो। तो हम बता चुके सर ध्रुवित प्रकाश होगा अगर यहाँ पे, तो वो हमारे आंखों के सामने चकाचौंध डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। और उस स्थिति में हमें रोड पर सामने सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, हमें एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं होगी। तो इसका मूल कारण यही है ध्रुवण का, कि जब अध्रुव प्रकाश, कई बार क्वेश्चन आता है कि ध्रुवण क्या है, ध्रुवण की आवश्यकता। तो देखो ध्रुवण क्या है, ध्रुवण तो सिंपल है, अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की प्रक्रिया। अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया है सर वो ध्रुवण कहलाता है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ध्रुवण एक्चुअली सेकंड ऑप्शन देखो क्या है, क्या किया हमने सर, यहाँ जो कंपन है अध्रुवित में क्या देखते हो सर, अध्रुवित में जो कंपन होते हैं ना सर वो हर संभव दिशा में होते हैं, वाई में भी और जेड में भी है। लेकिन ध्रुवण में क्या किया हमने सर, इन जो ये जो आपके कंपन वाई और जेड दोनों में थे, तो उनमें से हमने क्या किया सर, इन दोनों घटकों में से किसी एक दिशा में सीमित कर दिया। प्रकाश यहाँ दोनों दिशाओं में, यहाँ देखो ध्रुवित में क्या हुआ, किसी दिशा विशेष में सीमित कर दिया हमने। यहाँ हमने कहा कि आपको वाई में ही जाना, जेड में नहीं जा सकते। यहाँ हमने कहा कि आपको जेड में जाना, वाई में नहीं जा सकते। तो ये जो प्रोसेस हुआ सर, यही कौन है, ध्रुवण है। तो एक उदाहरण ये भी होती है कि अध्रुव प्रकाश के विद्युत घटकों को, अध्रुव प्रकाश के विद्युत घटकों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी दिशा विशेष में सीमित कर दिए जाने की घटना। हमने क्या किया कि इसके जो घटक वाई और जेड दोनों में थे उनको हमने किसी एक दिशा में सीमित कर दिया, या तो वाई वाई में किया या जेड जेड में कर दिया। तो ये जो सीमित कर दिए जाने की घटना है तो ये भी क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। तो ध्रुवण की दो परिभाषा है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन क्या बताइए, बोलो। सेकंड ये है अध्रुव प्रकाश के विद्युत घटकों को, अध्रुव प्रकाश के विद्युत घटकों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, लंबवत है तल में किसी दिशा विशेष में सीमित कर दिए जाने की घटना भी क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, तो ध्रुवण हो गया। ध्रुवण की आवश्यकता क्या है, हम अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट क्यों करना चाह रहे हैं। तो देखो ध्रुवण की आवश्यकता बता दी मैंने। सबसे मोटी बात कि जब अध्रुव प्रकाश, क्योंकि हर दिशा में गतिशील होता है, तो जब अध्रुव प्रकाश हमारे आंखों के सामने गिरता है, आंखों पर गिरता है, तो आंखों के सामने चकाचौंध डेवलप हो जाती है, जिससे हम सामने कुछ साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आएगा। इससे बचने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे आंखों के सामने चकाचौंध डेवलप नहीं हो, इससे बचना चाहते हैं। तो बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करना होगा। तो यही है ध्रुवण की आवश्यकता। ठीक है, आंखों के सामने बनने वाले चकाचौंध को खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हमारे सामने आंखों सामने कोई चकाचौंध डेवलप नहीं हो, हमें सामने सबको साफ साफ नजर आए। तो उसके लिए मुझे अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा, और ये भी ध्यान रखना कि कोई प्रकाश ध्रुवित होता ही नहीं है, चाहे वो सूर्य से आने वाला प्रकाश हो,
चाहे वो बल्ब से आने वाला प्रकाश हो, चाहे ट्रक की हेडलाइट से आने वाला प्रकाश हो, कोई प्रकाश ध्रुवित होता ही नहीं है। एक्चुअल में हम फिर सर ध्रुवित प्रकाश कहां से लेकर आओगे? हम कह रहे हैं सर कोई प्रकाश ध्रुवित है ही नहीं, चाहे बल्ब से आने वाला प्रकाश हो, चाहे सूर्य से आने वाला प्रकाश हो, कोई प्रकाश ध्रुवित होता ही नहीं है। तो एक्चुअल में हम ध्रुवित प्रकाश कहां से लाओगे सर? तो एक्चुअल में हम अध्रुवित प्रकाश को ही ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करेंगे, हम अध्रुवित प्रकाश को ही ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करेंगे, अर्थात हम क्या करेंगे, उसका ध्रुवण करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक यही है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की विधि है। ऐसे कौन कौन से मेथड, ऐसे कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की विधियां, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की विधियां। तो देखो इसमें हमारे पास मूलतः, ठीक है, 4-5 वो है आपकी विधियां हैं जिनसे हम अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला अगर हम बोले तो हम बोलेंगे सर परावर्तन मेथड। क्या कहा? परावर्तन विधि। परावर्तन विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं सर? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित कर सकते हैं। नंबर 2 अपवर्तन विधि। अपवर्तन के द्वारा भी हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित कर सकते हैं। एक तो परावर्तन के द्वारा भी आप अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट कर सकते हो या ध्रुवण कर सकते हो। दूसरा अपवर्तन विधि के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित कर सकते हैं। नंबर 3, ठीक है, परावर्तन विधि, दूसरा अपवर्तन विधि, तीसरा सर द्वि अपवर्तन विधि। क्या है? द्वि अपवर्तन विधि। द्वि अपवर्तन विधि के द्वारा भी हम अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 4 सर द्विवर्णक विधि। द्विवर्णक विधि, द्विवर्णक विधि के द्वारा भी हम अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट 5वां है प्रकीर्णन विधि। 5वां कौन है? प्रकीर्णन मेथड। तो ये 5 मुख्य मेथड है जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं सर? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित कर सकते हैं। क्या परावर्तन के द्वारा भी अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट किया जा सकता है, अपवर्तन के द्वारा भी अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट किया जा सकता है, द्वि अपवर्तन के द्वारा भी अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट किया जा सकता है, और लास्ट में द्विवर्णक विधि, और एक लास्ट में कौन है सर? प्रकीर्णन विधि के द्वारा भी अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये मैंने अभी किया आपके लिए सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसके मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसका डायग्राम, और ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। और साथ में सर ध्रुवण कौन है? अध्रुवित को ध्रुवित में रूपांतरित करना ध्रुवण कहलाता है। और ध्रुवण अध्रुवित कौन है, ध्रुवित कौन है? तो बता दिया सर अध्रुवित कौन? ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में हर संभव दिशा में गतिशील हो तो अध्रुवित, किसी दिशा विशेष में कंपन हो तो ध्रुवित, ठीक है। और अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट करना ही कौन है? ध्रुवण। ध्रुवण की आवश्यकता क्या है सर? आंखों के सामने होने वाले चकाचौंध से बचने के लिए। लास्ट में सर निरूपण बता तो दिया सर, अध्रुवित का निरूपण तो ये रहा, यहाँ हर संभव दिशा में, चारों दिशाओं में जा रहा है। या फिर देखो हर संभव दिशा मतलब क्या है? वाई में भी कंपोनेंट होने चाहिए और जेड में भी होने चाहिए। तो जहां वाई और जेड डॉट दोनों है तो ये अध्रुवित है। जबकि आप देखो नीचे हमने क्या बताया सर, वाई है तो डॉट नहीं है और डॉट है तो वाई नहीं। तो अगर सिंगल कंपोनेंट है तो ये ध्रुवित और ये भी ध्रुवित। तो ध्यान, जब भी ये डायग्राम बना हो तो ध्रुवित को दिखाएगा और ये बना हो अध्रुवित को दिखाएगा। वाई और डॉट, ये वेक्टर और डॉट दोनों हो तो अध्रुवित, पर केवल वेक्टर है डॉट नहीं है, केवल डॉट है वेक्टर नहीं है, तो ये ध्रुवित को प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की विधियां। तो 5 मेथड है, हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले परावर्तन विधि, नंबर 2 अपवर्तन विधि, नंबर 3 द्वि अपवर्तन, नंबर 4 द्विवर्णक, और 5वां कौन सा है? प्रकीर्णन विधि। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करने जा रहे हैं सर? परावर्तन विधि के द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करेंगे। तो करेंगे
देखिए पहला मेथड क्या है, परावर्तन विधि। परावर्तन विधि के द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करना। परावर्तन के द्वारा हम कैसे अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या समझाया गया, सर इसमें एक आपतन तल लिया है, इसमें एक आपतन तल लिया गया और सर इस आपतन तल पर हम अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं। कौन सा प्रकाश करते हैं सर, अध्रुवित प्रकाश आपतित करेंगे। ये लीजिए सर कौन सा प्रकाश है सर, ये तो वेक्टर भी है डॉट भी है, तो कौन है सर, ये अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है सर। ओके, तो क्या देखा गया कि सर यदि अध्रुवित प्रकाश को किसी आपतन तल पर आपतित किया जाए तो क्या देखा गया कि सर इसका जो परावर्तित भाग है, हम जानते हैं कि जब प्रकाश आपतित होगा तो इसका कुछ भाग परावर्तित और कुछ भाग इसका अपवर्तित होता है। तो क्या देखा कि सर इसका जो परावर्तित भाग है सर वो पूर्णतः ध्रुवित मिला, इसका जो परावर्तित भाग है सर वो क्या हो गया सर, पूर्णतः ध्रुवित हो गया। तो अब देखो ये प्रकाश क्या था, अध्रुवित, और ये प्रकाश क्या है, ध्रुवित। तो देखो अध्रुवित प्रकाश आपतित किया और हमें ध्रुवित प्रकाश मिल गया। तो अध्रुवित प्रकाश किसमें कन्वर्ट हुआ, ध्रुवित प्रकाश में। तो ये जो विधि है सर वो कौन सी है, परावर्तन, क्योंकि परावर्तन के द्वारा हमने क्या किया, अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट किया। तो क्या देखा कि जब अध्रुवित प्रकाश इस आपतन तल पर आपतित किया तो इसका जो परावर्तित भाग है वो पूर्णतः हमें ध्रुवित मिला, जबकि इसको बोलते हैं ये होगा पूर्णतः ध्रुवित। जबकि जो अपवर्तित भाग है, ये जो आपका अपवर्तित भाग है सर वो आंशिक रूप से ध्रुवित मिला, मतलब परावर्तित भाग का तो पूर्णतः ध्रुवण हो गया। तो देखो पूरा कंप्लीट क्या है, ये पूर्णतः ध्रुवित है, ये तो है अध्रुवित, ये है सर ध्रुवित प्रकाश। पर कैसा, पूर्णतः, जिसका 100% ध्रुवण हो गया है वो कहलाता है सर पूर्णतया। कौन है सर, ये पूर्णतया ध्रुवित प्रकाश, पूर्णतया ध्रुवित प्रकाश है सर। पर जो आपका अपवर्तित भाग है सर वो पूर्णतः ध्रुवित नहीं हुआ सर, वो कैसा हुआ, आंशिक ध्रुवण, आंशिक ध्रुवित भाग हुआ। क्यों सर इसको आंशिक ध्रुवित क्यों कहा गया, क्योंकि सर इसका जो ध्रुवण हुआ वो 100% नहीं हो पाया, ध्रुवण कुछ हुआ आंशिक रूप से। जैसे माना 50% ध्रुवण हो गया, 60% ध्रुवण हो गया। जैसे कैसे सर, यहाँ पे जैसे डॉट और वाई थे तो सर यहाँ से जैसे सपोज करो ये वाला डॉट गायब हो गया सर, यहाँ पे डॉट और वाई दोनों ही रह गए, यहाँ पे डॉट प्रेजेंट है लेकिन वाई गायब हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉट और वाई दोनों है, तो इसका देखो ध्रुवण तो हुआ, जैसे यहाँ से डॉट गायब हो गया, यहाँ से वाई वेक्टर गायब हो गया, तो ध्रुवण तो हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो ये कहलाता है आंशिक ध्रुवित भाग। ये क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं आंशिक ध्रुवित भाग, आंशिक ध्रुवित भाग या आंशिक ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी आपतन तल पे अध्रुवित प्रकाश आपतित करें, यदि किसी आपतन तल पर हम अध्रुवित प्रकाश आपतित करें तो क्या देखा गया, इसका जो परावर्तित भाग है वो तो पूर्णतः ध्रुवित हो गया और जो उसका अपवर्तित भाग है वो आंशिक रूप से ध्रुवित हो पाया। तो इस प्रकार अध्रुवित प्रकाश किसमें कन्वर्ट हुआ, ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित हो गया। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की ये जो विधि है सर वही कहलाती है परावर्तन विधि। क्या कहलाती है, परावर्तन विधि कहलाती है। और इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्या सर इसमें कोई कंडीशन भी है क्या, या जब भी प्रकाश आपतित करोगे किसी भी तल पे तो सर उसका परावर्तित भाग सर ऑलवेज पूर्णतः ध्रुवित ही होगा, या इसमें कोई कंडीशन है क्या। देखो कंडीशन है इसमें, ऐसे नहीं कि आप किसी भी कोण पर इसको आपतित करें, किसी भी कोण पर हम इसको आपतित करेंगे तो परावर्तित ध्रुवित होगा, ऐसा नहीं होगा। एक विशेष कोण के रेस्पेक्ट, ये आपका नॉर्मल है, और हम कहते हैं कि आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ, ये आपका नॉर्मल है, आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो बनाया गया कोण होता है सर वो क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण। और सर ये होता है अपवर्तन कोण, ये है अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, अपवर्तन कोण। तो सर किसी भी कोण पर आपतित करो तो क्या परावर्तित ध्रुवित होगा क्या, तो ऐसा क्या देखा गया सर, ऐसा नहीं होता है। एक विशेष कंडीशन होती है, उसने कहा कि आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। आपतित प्रकाश का, आपतित अध्रुव प्रकाश का
परावर्तित भाग तभी ध्रुवित होगा, आपतित अध्रुव प्रकाश का परावर्तित भाग तभी ध्रुवित होगा जब आपतन कोण का मान किसके बराबर हो, क्रांतिक कोण के बराबर हो। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तभी आपतित अध्रुव प्रकाश का परावर्तित भाग ध्रुवित हो पाता है। ठीक है, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर नहीं होगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है या कम है, तो उस केस में परावर्तित भाग ध्रुवित नहीं हो पाता है। तो सबसे मोटी कंडीशन है कि परावर्तन विधि में जो आपतित अध्रुव प्रकाश है उसका परावर्तित भाग तभी पूर्णतः ध्रुवित होगा जब आप आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर रखा जाए। तो एक्चुअली में क्रांतिक कोण की परिभाषा भी यही है कि वह आपतन कोण जिसके संगत आता है डेफिनेशन कि क्रांतिक कोण किससे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वह आपतन कोण जिसके संगत आपतित अध्रुव प्रकाश का परावर्तित भाग पूर्णतया ध्रुवित हो जाता है, सर क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहा, वह आपतन कोण जिसके संगत आपतित अध्रुव प्रकाश का ठीक है परावर्तित भाग पूर्णतया ध्रुवित हो जाता है। वैसे इसे क्रांतिक कोण ना बोलकर हम इसको ध्रुवण कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवण कोण भी बोलते हैं। इसे IOP भी लिखा जाता है। ठीक है, क्रांतिक कोण ना बोलकर इसको ध्रुवण कोण ही बोले आप। ठीक है, कि आपतन कोण का मान किसके बराबर होना चाहिए, ध्रुवण कोण के बराबर होना चाहिए। किसके साथ, ध्रुवण कोण के बराबर होना चाहिए। वह आपतन कोण जिसके संगत आपतित अध्रुव प्रकाश का परावर्तित भाग पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, सब ध्रुवण कोण कहलाता है। अर्थात ये परावर्तित भाग ध्रुवित तभी होगा जब आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर हो। ठीक है, तो ध्रुवण कोण का मान किस पे डिपेंड करता है, तो ये कैसे डिसाइड हो ध्रुवण कोण का मान कितना होना चाहिए। तो एक्चुअली देखो ध्रुवण कोण का मान इस आपतन तल की नेचर पे डिपेंड करता है। ये जो आपका आपतन तल आप ले रहे हो तो वो कैसा है, सर यहाँ पे ग्लास भी हो सकता है, यहाँ पे स्टील भी हो सकता है, पर आपतन तल के रूप में वाटर जो जल की सतह है वो भी हो सकती है। तो आप देखो कि जो ध्रुवण कोण है, ये जो आपका ध्रुवण कोण है सर वो किस पे डिपेंड करता है, सर आपतन तल की प्रकृति पे। अलग अलग आपतन तल के लिए ध्रुवण कोण का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी, सर हम बात करें ग्लास की, किसकी बात करें, ग्लास की ध्रुवण कोण कितना 57 डिग्री होता है। हम ग्लास की बात करें तो ग्लास के ध्रुवण कोण कितना है, 57 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सरफेस कैसा लें, कांच का, सतह कैसी है, कांच है, ग्लास है, तो सर अगर हम इसमें अध्रुव प्रकाश, यदि हम इसमें अध्रुव प्रकाश कितने 57 डिग्री पे डालेंगे तो इसका परावर्तित भाग क्या होगा, ध्रुवित होगा। लेकिन अगर हम किस पे डाल दें इसको, सर 57 नहीं, हम तो डालें इसको किस पे, 60 पे, तो सर इसका परावर्तित ध्रुवित नहीं होगा। या किस पे डालें, 70 पे, या किस पे डालें, 50 पे, तो ये भाग ध्रुवित नहीं होगा। ध्रुवित कब होगा, जब आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर हो। और ध्रुवण कोण का मान किस पे डिपेंड करता है, पृष्ठ की प्रकृति पे। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कि यही आपका परावर्तन मेथड है कि हम परावर्तन मेथड में क्या करते हैं, आपतन तल पे अध्रुव प्रकाश आपतित करते हैं तो उसका परावर्तित भाग ध्रुवित हो जाता है और अपवर्तित भाग आंशिक रूप से ध्रुवित हो पाता है। इस प्रकार अध्रुवित ध्रुवित में रूपांतरित हो जाता है। तो अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की जो विधि है तो वो परावर्तन विधि कहलाती है। यहाँ पे परावर्तन करके हमने ध्रुवण किया। ठीक है, लेकिन सबसे मोटी कंडीशन है सर ये सब घटनाएं कब होगी, जब आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर हो। ध्रुवण कोण कौन है बताइए, कि वह आपतन कोण जिसके संगत आपतित अध्रुव प्रकाश का परावर्तित भाग पूर्णतया ध्रुवित हो जाता है। सर क्या कहलाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। ध्रुवण कोण का मान आपतन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पृष्ठों के लिए ध्रुवण कोण का मान अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल पानी के लिए कितना होता है, 57 डिग्री होता है। अर्थात पानी की सतह पर अगर आप अध्रुव प्रकाश 57 डिग्री पे आपतित किया जाए तो उसका परावर्तित भाग पूर्णतः ध्रुवित मिलेगा। ठीक है, तो परावर्तन विधि क्या हुआ, बहुत सिंपल है। किसी आपतन तल पर अध्रुव प्रकाश उसके ध्रुवण कोण पर आपतित किया जाए तो आपतित अध्रुव प्रकाश का परावर्तित भाग पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, जबकि अपवर्तित भाग आंशिक रूप से ध्रुवित हो पाता है। इस प्रकार अध्रुव प्रकाश ध्रुवीय प्रकाश में रूपांतरित हो जाता है। अध्रुव प्रकाश को
ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की जो विधि है सर वो कहलाती है परावर्तन विधि। क्या कहलाती है? परावर्तन विधि कहलाती है। तो सबसे पहले यही आता है, एक नंबर में अलग से आ सकता है कि परावर्तन विधि से आप क्या समझते हो। बहुत सिंपल से डेफिनेशन बोलोगे कि अध्रुव प्रकाश को किसी आपतन तल पर यदि उसके ध्रुवण कोण पर आपतित किया जाए तो आपतित अध्रुव प्रकाश का परावर्तित भाग पूर्णतः ध्रुवित तथा अपवर्तित भाग आंशिक रूप से ध्रुवित हो पाता है। इस प्रकार अध्रुव प्रकाश ध्रुवित में रूपांतरित हो जाता है। अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की ये जो विधि है तो वो क्या कहलाता है बताइए? वो परावर्तन विधि कहलाती है। ओके, और क्या बताया? तो यहाँ ध्रुवण कोण तो वह आपतन कोण जिसके संगत आपतित अध्रुव प्रकाश का परावर्तित भाग पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। और ध्रुवण कोण का मान किस पर डिपेंड करता है? पृष्ठ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अलग अलग पृष्ठों ध्रुवण कोण का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा और आप ध्यान रखें, तो यहाँ पे एक बूस्टर नियम भी डिफाइन किया है। क्या कहा? तो बूस्टर नियम भी यहाँ डिफाइंड हुआ। ठीक है, बूस्टर नियम क्या है? तो उसमें देखो मैथमेटिक्स लिख दो आप, ये tan IP बराबर म्यू, tan IP बराबर म्यू। हमने लिखा बूस्टर नियम। बूस्टर नियम क्या लिख रहे हैं? देखो बूस्टर नियम हम लिखना चाह रहे हैं, सर बूस्टर नियम क्या है? सर बूस्टर नियम, तो इसका मैथमेटिक्स लिखेंगे तो लिखेंगे tan IP बराबर म्यू। tan IP बराबर, ये आपका बूस्टर नियम है। जहां पूरा लिख दें तो IP तो कौन है सर? ये तो ध्रुवण कोण होता है, ध्रुवण कोण होता है। सर म्यू कौन है? सर ये अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक है। कौन है ये? सर माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, तो सर ये है बूस्टर नियम। मैथमेटिक्स ध्यान रखिए। और आप जानते हैं सर ये कौन है? ध्रुवण कोण। और tan क्या होता है सर? tan को बोलते हैं स्पर्ज्य। अगर अपन हिंदी की बात करें तो सर साइन को बोलते हैं ज्या, कोस को बोलते हैं कोज्या और tan को बोलते हैं स्पर्ज्य। तो देखो स्नेल के नियम में क्या था? ज्या। यहाँ बूस्टर नियम में क्या आया? स्पर्ज्य। अभी मैलस नियम और आएगा, उसमें आएगा कोज्या। तो यहाँ साइन भी यूज करता है, tan भी यूज करेगा, कॉस भी यूज करेगा। तो देखो यहाँ पे tan तो कौन है? स्पर्ज्य है। tan को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्ज्य। तो ध्यान रखो क्या बोलेंगे? बूस्टर नियम के अनुसार क्या है सर? ध्रुवण कोण की स्पर्ज्य, ध्रुवण कोण की स्पर्ज्य। tan कोण है? स्पर्ज्य। ध्रुवण कोण की स्पर्ज्य किसके बराबर है सर? माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो यही बूस्टर नियम है। क्या कहा? बूस्टर नियम के अनुसार ध्रुवण कोण की स्पर्ज्य माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। ओके, जहां IP कौन है? ध्रुवण कोण, और म्यू कौन है? अपवर्तनांक। ठीक है, ये और ध्यान रखो कि सर अपवर्तनांक 1/sin CB है। जो अपवर्तनांक होता है ना सर 1/sin CB लिखा, जहाँ C कौन है? क्रांतिक कोण, जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ क्रांतिक कोण नहीं आएगा, यहाँ पे ध्रुवण कोण ही आएगा। ठीक है, तो हमने कहा म्यू का कितना? 1/sin C, जहां C कौन है? क्रांतिक कोण और म्यू कौन? अपवर्तनांक। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या कि सर tan IP बराबर क्या लिखोगे? 1/sin C। तो ये भी आपका बूस्टर नियम है, ये भी आपका क्या है? बूस्टर नियम है। तो यहाँ नोमेनक्लेचर कैसे आता है? देखो कि ध्रुवण कोण देगा, अपवर्तनांक पूछेगा, अपवर्तनांक कुछ देगा, ध्रुवण कोण की बात करेगा, या फिर IP देकर C और C देकर IP। तो कैसे नोमेनक्लेचर? IP देकर म्यू और म्यू देकर IP, या फिर IP देकर C और C देकर IP। तो ध्यान रखें कि बूस्टर नियम पे नोमेनक्लेचर भी आते हैं। फिलहाल हमने बता दिया परावर्तन मेथड को, हमने आधा डिस्कशन कर लिया, परावर्तन मेथड पूरा कर लिया। और इसका एक कंपोनेंट और है, एक कंपोनेंट और है जहां हम क्या सिद्ध करेंगे कि ये जो पूर्णतः ध्रुवित भाग है या परावर्तित भाग है, ये जो आपका अपवर्तित भाग या आंशिक ध्रुवित है, तो ये आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या सिद्ध करना है? इस परावर्तित और जो अपवर्तित भाग है वो आपस में क्या है? लंबवत है, आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ये सिद्ध हमें करना है। ठीक है, ये इसके सेकंड भाग में होगा। अभी तो हमने इसका आधा भाग किया है कि परावर्तन विधि क्या है और इसमें बूस्टर नियम कौन है, ध्रुवण कोण से क्या समझते हो, तो पूरा बता दिया मैंने आपको कि क्या है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? परावर्तन विधि। किसकी बात कर रहे हैं? परावर्तन विधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, और परावर्तन विधि में क्या कहा कि जब अध्रुव प्रकाश को ध्रुवण कोण पर आपतित करोगे तो परावर्तित भाग ध्रुवित और अपवर्तित भाग आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। इस प्रकार अध्रुवित ध्रुवित में रूपांतरित हो जाता है। अध्रुवित को ध्रुवित में रूपांतरित करने की जो विधि है वो परावर्तन विधि कहलाती है। ध्रुवण कोण कौन है? तो वह आपतन कोण जिसके संगत परावर्तित भाग पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। क्या कहलाता है सर? ध्रुवण कोण कहलाता है। ध्रुवण कोण का मान पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पृष्ठ में ध्रुवण कोण का मान क्या होता है? अलग अलग। फॉर एग्जांपल ग्लास के लिए कितना होता है? 57 डिग्री होता है। फिर हमने बताया सर बूस्टर नियम कौन है? तो बूस्टर नियम बहुत सिंपल है, ध्रुवण कोण की स्पर्ज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। ठीक है,
ध्रुवण कोण की स्पर्शा माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर था। tan i p कोण है, जहां i p कोण है ध्रुवण कोण और म्यू कोण है माध्यम का अपवर्तनांक। ये अलग बात है कि अपवर्तनांक को 1/sin से भी लिखा जा सकता है, तो उसका नियम tan i p 1/sin से ही लिखा जाता है। तो ये हमने इसका परावर्तन मेथड पूरा कर दिया। तो इसका आधा कंपोनेंट और बचा हुआ है, उसमें क्या प्रूव करवाता है, वो कहेगा कि सिद्ध करो कि जो परावर्तित और जो अपवर्तित भाग है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, या पूर्णतः ध्रुवित और आंशिक ध्रुवित आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां तक आएगा तो 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। इसका आगे वाला भाग प्रूव करोगे दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी 2 नंबर में आएगा। कई बार दोनों को मिक्स करके कर लेता है, तो फिर वहां क्वेश्चन 3 से 3.5 नंबर का आता है, वो बड़े क्वेश्चन में आए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ये दोनों भाग आपस में क्या होते हैं, लंब होते हैं। ओके, थैंक यू।